Hi guys, welcome once again in City Public School. I am Vivek sir. Today we will discuss the first chapter of biology, the fundamental unit of life. Guys, in the last class we have discussed about cells. Cells क्या होते हैं हमने उसमें बताया था आपको कि सेल क्या था। सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है एक कॉर्क के स्लाइस में देखा था सेल्स के बारे में। उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से एक स्लाइस को देखा था। उस स्लाइस में उन्होंने बताया था कि ये जो चीज़ें हमें दिख रही हैं छोटी छोटी, जिनसे मिलकर के ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरा प्लांट बना हुआ है, उसे सेल कहा जाता है। और 1665 में उन्होंने इस चीज़ को देखा हुआ था। और उसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल भी उसमें किया था, एक एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा था कि सेल को हम किस तरीके से देख सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि एक ओनियन लिया था और ओनियन को जो है उसके कॉन्केव साइड से उसको हमने एक पतली सी जो उसका लेयर होता है उसको निकाल लिया था। फिर उसके बाद उसको ग्लास पे रख करके माइक्रोस्कोप से देखने पे हमें पता चला था कि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा था, जैसा कि हनीकॉम्ब होता है, जैसा कि रॉबर्ट हुक साहब ने देखा हुआ था। उसमें हमने देखा था कि ये इस तरीके से ओनियन का जो वो स्लाइस था उसको देखने पर माइक्रोस्कोप से ऐसे दिख रहा था। ये जो शेप आपको दिख रहा है इधर, ये इस तरीके से हमें ये जो शेप दिख रहा है इसी तरीके से हमें जो है दिख रहा था, जिसमें छोटे छोटे जो पॉइंट टाइप की बनी हुई हैं उन्हें न्यूक्लियस बोला जाता है। और ये जो पूरा एक चैम्बर है इसे बोला जाता है सेल। इसमें हमने इतना डिस्कस कर लिया था, क्लियर है। और उसके बाद अब चलते हैं आगे। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या? These structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. हम एक स्ट्रक्चर को देखें, जैसा कि हमने ओनियन बल्ब से जैसे ओनियन को निकाला और उसके बाद माइक्रोस्कोप से देखा, तो जो शेप हमें दिखाई दे रहा था, जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा था, वो स्ट्रक्चर है क्या? वो स्ट्रक्चर एक एक्चुअली वो ओनियन बल्ब की तरह होती है। We find from the activity that onion bulb are different size have similar small structure visible under the microscope. हम देखें कि ओनियन जो होता है, पूरा ओनियन देखें, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। और अगर उसके कंपैरिजन में हम सेल को जो देखे थे, उस ओनियन का स्लाइस से जो हम सेल को देखे थे माइक्रोस्कोप से, उसका स्ट्रक्चर अलग था। मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है और उससे बनने वाले ओनियन का स्ट्रक्चर उससे अलग होता है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। द सेल ऑफ द ओनियन पील विल आल लुक द सेम रिगार्डलेस द साइज ऑफ द ओनियन दे केम फ्रॉम। लगभग अगर शेप की बात करें तो लगभग शेप तो सिमिलर दिखता है, लेकिन साइज डिफरेंट होता है, क्योंकि सेल का साइज बहुत छोटा होता है और उसके कंपेरिजन में ओनियन का साइज जो है बहुत बड़ा होता है। These small structure that we see are basic buildings unit of the onion bulb. ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये जो मतलब जो छोटा छोटा सेल हमें दिख रहा है, ये एक बेसिक बिल्डिंग है सेल यूनिट ओनियन को बनाने के लिए। मतलब ओनियन जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका ये बेसिक बिल्डिंग है। क्या बेसिक बिल्डिंग है? सेल, जिससे मिल करके वो पूरा ओनियन बना हुआ है। These structures are called cell. और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, इन्हें क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। Not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells. सिर्फ ओनियन की ही बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ not only, यहाँ पे सिर्फ ओनियन की बात नहीं, but all organisms that we observe around are made up of cell. सिर्फ ओनियन ही सेल से मिल, इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो ओनियन है वो सेल से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि हमने देखा माइक्रोस्कोप से देखने पे कि ओनियन, ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, इनसे मिलकर के पूरा ओनियन बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा ओनियन इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे इसी की बात नहीं है, ये सिर्फ ओनियन ही नहीं बनता है छोटे छोटे स्ट्रक्चर से, बल्कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे, वो सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बने हुए हैं। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्लाइस को लेकर के अगर हम इस तरीके से देखेंगे, हमें लगभग यही शेप दिखाई देगा। ऐसा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ऑन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एक सिंगल सेल है जो मिल करके कई ढेर सारे सेल बनाता है और उससे मिल करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर है? इसमें एक छोटा सा टॉपिक देख लें कि मोर टू नो क्या है। मोर टू नो में समझ लेते हैं। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665।
सबसे पहले बात करें सेल की, तो सेल डिस्कवर किए गए थे कब? 1665 में। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम क्लियर करते चलेंगे कि जो सेल्स हैं उनको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया? 1665 में। ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कार्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, और उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इस सेल को देखा हुआ था। लीवेनहॉक 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in the pond water of the first time। और लीवेनहॉक ने क्या किया? लीवेनहॉक ने 1674 में लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया और पॉन्ड में रहने वाले मतलब वाटर में रहने वाले लिविंग थिंग्स के बारे में पहली बार उन्होंने बताया। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन। अब बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन थे इन 1831 में, जिन्होंने डिस्कवर किया, किसको डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को सेल में। एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने ये तो बता दिया था कि ये सेल है, इस तरीके का जो दिखता है स्ट्रक्चर उसे सेल कहा जाता था, लेकिन उस सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस का नाम नहीं दे पाए थे। उस न्यूक्लियस का नाम किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं सेल के बीच में, इन्हें न्यूक्लियस कहा जाता है। कब बताया? 1831 में। पुरकिंजे इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell। पुरकिंजे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया 1839 में कि जो ये सेल होते हैं उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, जो कि एक फ्लूइड टाइप का होता है सेल में। तो सेल में प्रोटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले किसने बताया? पुरकिंजे ने। द सेल थ्योरी the cell theory that all the plants or animals are composed of the cell and all the cell is basic unit of life was present by two biologists, Schleiden and Schwann, 1838 to 1839। Schleiden and Schwann ने बताया सेल थ्योरी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन इसको भी कर लीजिएगा। ये जो स्लाइडन एंड शॉन है, इन्होंने सबसे पहले बताया किसके बारे में? सेल थ्योरी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन माना जाता है बायो के सेक्टर में। कि सेल थ्योरी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? दो बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था स्लाइडन एंड शॉन, 1838 और 1839 में। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाई विर्चो, और विर्चो ने जो है इस सेल थ्योरी को और एक्सपेंडेड किया 1855 में। इसके बारे में और ज़्यादा बातें बताई by suggesting that all cells arise from pre-existing cell। और विर्चो ने 1855 में कहा कि जितने भी सेल्स हैं वो पुराने, जो उसके पहले वाले सेल से मिल करके नए सेल बने हुए हैं। इस बात को उन्होंने मॉडिफाई करके और ज़्यादा सेल थ्योरी के बारे में बताया। With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe that, understand the complex structure of the cell and its various organelles। और उसके बाद जब नया एक माइक्रोस्कोप बना, नया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बना 1940 में, तो उसमें जो है बहुत सारी बातें बताई गई कि किस तरीके से जो सेल्स हैं उनके बहुत सिंपल स्ट्रक्चर भी होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो सारे स्ट्रक्चर को 1 बाय 1 करके एक नए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के बेसिस पे नई नई चीज़ें बताई गई। किस तरीके से हम वेरिएट करेंगे, कौन सा सिंपल स्ट्रक्चर वाला सेल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला सेल है। क्लियर है? आगे देखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू डिस्कवरी द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जब मैग्नीफाइंग लेंसेज बनने लगे तो इसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एक कुछ नई तरीके की डिस्कवरीज होने लगी। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में मतलब नए नए तरीके से माइक्रोस्कोप बनने लगे, नए नए तरीके से लेंसेज बनने लगे और नई नई बातें पता चलने लगी। कब? जब इन्वेंशन हो चुका था मैग्नीफाइंग लेंस का। मैग्नीफाइंग लेंस मतलब क्या होता है? ऐसे लेंसेज जो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाती हैं। मैग्नीफाइंग लेंस उसे बोला जाता है, ऐसा लेंस जो छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाएं और इजीली हम उसे देख पाएं, ऐसे लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस बोला जाता है। तो मैग्नीफाइंग लेंस की डिस्कवरी की वजह से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एक नया रिवोल्यूशन आ गया और नए नए तरीके से चीज़ों को बताया जाने लगा। इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म।
अब क्लियर हो चुका था, जब नया माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड आया, नई नई चीज़ें आ गई, तो अब क्लियर हो गया कि सिंगल सेल, कि कुछ ऐसी भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल से मिलकर के बनी हुई हैं और पूरी की पूरी होल ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर के बना है, जैसे कि अमीबा, जिसे यूनिसेलुलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर मतलब होता है जिसमें एक ही टाइप का सेल हो। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर के बना हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। जैसे कि अमीबा, अमीबा हो गया आपका, और जैसे कि हम बात कर लें, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी यूनिसेलुलर हैं। क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सभी चीज़ें क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी जो हैं एक ही सेल से मिलकर के बनी हुई हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, यहाँ पे लिखा हुआ है दीज ऑर्गेनिज्म कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है सिंगल, मतलब क्या? मतलब ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर के बने हुए हैं, जैसे कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, एसेट्रा। दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? बिकॉज दीज ऑर्गेनिज्म make with only one cell, that's why we can say amoeba, chlamydomonas, paramecium, bacteria, etc. these are unicellular organism. On the other hand, many cells groups together a single body and assume different function into the form of various body parts in multicellular organism. Multi means many, such as some fungi, plants and animals. Can we find the names of some more unicellular organism? और ऑन द अदर हैंड हम बात करें, कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत ढेर सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं, जिन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब मेनी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खूब ढेर सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। जैसे कि फंजाई, प्लांट, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, एसेट्रा। ये सभी चीज़ें क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड विथ मेनी सेल्स, दैट्स वाई वी कैन से फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, एसेट्रा, दीज ऑल थिंग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? क्या हम कुछ अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और अमीबा के अलावा? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। आपको एक बहुत बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ यूनिसेलुलर एग्जांपल का, यूनिसेलुलर सेल का। जैसे हम कह सकते हैं एग, हम बात करें एग की। एग क्या होता है? एग जो है, एग एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब क्या? मतलब ये कि एग जो है एक ही सेल से मिलकर के बना हुआ है। ये पूरा का पूरा जो एग होता है, इस तरीके का हमने देखा हुआ है, इसके बीच में थोड़ा ब्लैक स्पॉट टाइप का होता है। ये जो पूरा एग बना हुआ है, ये पूरा का पूरा एक ही सेल से मिलकर के बना हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? और अमीबा भी होता है यूनिसेलुलर। अमीबा कैसे बनता है? अमीबा की बात करें, अमीबा किस तरीके से बनता है? अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। इस तरीके से हम कोई भी शेप बना दें और इसके बीच में एक न्यूक्लियस बना दें तो क्या कहलाएगा बेटा? अमीबा कहलाता है। इसे अमीबा बोला जाता है। तो अमीबा हम इसे कह सकते हैं। अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं होता है, किसी भी शेप का होता है। ये सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होता है क्योंकि एक सेल होता है। अमीबा में सिर्फ एक ही सेल होता है। इसी तरीके से क्लेमाइडोमोनास में एक ही सेल होता है, पैरामीशियम में भी होता है और बैक्टीरिया में भी एक ही टाइप का सेल होता है। क्लियर है? इसमें एक्टिविटी है, आप एक्टिविटी पढ़ करके एक बार खुद से ट्राई करना है इसको। इसके आगे देखते हैं, सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अलग अलग टाइप होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट्स
सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल दिए गए हैं जो कि अलग अलग वर्क करते हैं। एक आपको बात बताएं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक टाइप का सेल होता है और वो एक ही टाइप का काम करता है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जितने भी सेल्स होते हैं सबका फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फंक्शन भी एक ही होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फंक्शन डिफरेंट होता है। जितने सेल्स होंगे उतना ही उनका फंक्शन भी होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, तो हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी कैसा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आइए देखते हैं इस ह्यूमन बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम समझते हैं कि ये जो है किस तरीके से वर्क करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और ये सेल कैसे दिखते हैं। सबसे पहले हम देखें मसल सेल। ये है आपका मसल सेल। मसल सेल ऐसे होता है, मसल सेल का मतलब क्या, जिससे हमारा मसल बना हुआ है, जो मसल हमारा बार बार कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, इसमें खिंचाव आता है। ये किसकी वजह से आता है, इस स्मूथ मसल सेल की वजह से आता है। तो मसल सेल ऐसे होता है, इसी से मिलकर हमारी पूरी बॉडी का मसल बना हुआ है। दूसरा है ब्लड सेल। ब्लड सेल में हम देखें, ब्लड सेल कुछ इस टाइप का होता है, रेड कलर का होता है, और इसी सेल से मिलकर के हमारी पूरी ब्लड बनी हुई होती है, जो कि अलग फंक्शन करती है। तो देखो सेल्स तो बॉडी में हैं, लेकिन सभी सेल का काम अलग अलग। इस सेल जो स्मूथ मसल सेल है, इसका काम मसल को ऊपर नीचे करना, मसल को कम ज़्यादा करना। ब्लड सेल्स का काम है कि ब्लड को बढ़ाना घटाना या ब्लड के साथ काम करना, ये ब्लड सेल का काम होता है। तीसरा देखते हैं नर्व सेल। ये है आपका नर्व सेल। ये नर्व सेल है आपका। नर्व सेल क्या करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम, मतलब क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन होता है, हमारे माइंड जो इन्फॉर्मेशन देती है, उस इन्फॉर्मेशन की हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन में ये पहुंचाता है। इसका काम होता है नर्व सेल का। नर्व सेल का काम है कि हमारे माइंड के इन्फॉर्मेशन को पूरी बॉडी के हर ऑर्गन में पहुंचाना। उसके बाद देखते हैं फैट सेल। फैट सेल इस तरीके से दिखता है। ये फैट सेल है जो हमारी बॉडी के फैट को बढ़ाता घटाता है, फैट में फैट बनाता है बॉडी में। उसके बाद है नेक्स्ट बोन सेल। बोन सेल इस तरीके से बना हुआ होता है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। ये बोन सेल है जिससे मिलकर के हमारे बॉडी सी बोन बनी हुई हैं। हम जानते हैं हमारे बॉडीज में कितनी बोन्स होती हैं, 206। नेक्स्ट है ओवम। ये ओवम का सेल है। ओवम क्या होता है, ओवम इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ फीमेल। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जहाँ जो कि इस सेल से ओवम से बनी हुई होती है। उसी तरीके से देखें स्पर्म। स्पर्म क्या है, स्पर्म ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो सेल होता है, जिससे मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिन सेल से मिलकर के बना हुआ है, उसे स्पर्म बोला जाता है, और इसी सेल से मिलकर के ये ऑर्गन बनता है। उसी तरीके से ओवम क्या होता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेल होता है। क्लियर है? तो ये हमने समझा कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स हैं, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट सेल होते हैं, उनके काम क्या क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। क्लियर है? द शेप ऑफ एंड साइज आर द रिप्लेस टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ये जो सारे सेल्स होते हैं, इनका काम अलग अलग होता है मल्टी सेलुलर में। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। कुछ सेल जैसे कि अमीबा, इसका जो सेल होता है, इसका काम होता है कि अपने साइज को कभी भी चेंज कर सकता है, अपने शेप को। इन सम केसेस ऑल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्युलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप। जैसे कि बहुत सारे सेल होते हैं जिनका कि अलग अलग काम होता है, बहुत सारे सेल्स हैं। जिस तरीके से हम बात करें, हमारी बॉडी का जो नर्व सेल होता है, वो उसका शेप बहुत टिपिकल होता है, जबकि अमीबा जो होता है उसका सेल बहुत ही आसान होता है, उसका शेप बहुत ही इजी होता है, मतलब उसका शेप कभी भी चेंज हो जाता है। अभी अमीबा इस तरीके से बन रहा है, कुछ देर बाद वही अमीबा इस तरीके से भी बन सकता है, कुछ देर बाद वही अमीबा इस तरीके से भी बन सकता है। तो मतलब अमीबा का कोई शेप नहीं है, इसका शेप बहुत आसान होता है, किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं। जबकि हमारा जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल का जो शेप होता है वो बहुत टिपिकल होता है, उसको बनाना इतना आसान नहीं होता है। तो इस तरीके से हम एक बात कह सकते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर जो शेप होता है वो उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है, कि अगर यूनिसेलुलर हैं तो ईजी होते हैं और मल्टी सेलुलर हैं तो वो टिपिकल होते हैं। क्लियर?
ईच लिविंग सेल हैज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल लिविंग फॉर्म्स। सभी सेल के अलग अलग वर्क होते हैं जिनके बेसिस पे उनका वर्क होता है। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन, और ये लिविंग थिंग्स किस तरीके से वर्क करते हैं। वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी डिफरेंट कई पार्ट्स होते हैं और उसके कई सेल्स होते हैं, तो हर एक सेल के वर्क भी अलग अलग होते हैं। ये अभी हमने आपको फिगर के थ्रू दिखाया है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड। ह्यूमन बॉडी में एक हार्ट होता है जिसका काम होता है ब्लड को पंप करना। अ स्टोमक टू डाइजेस्ट फैट फूड एंड सो ऑन। स्टोमक होता है जिसका काम होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना। सिमिलरली डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ आल्सो शीन विद इन अ सिंगल सेल। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सेल का काम अलग अलग होता है। इन फैक्ट ईच सेल हैज़ गॉट सर्टन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोज एज सेल ऑर्गेनेल्स। सारे सेल के वर्क अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। सारे टाइप के जो अलग अलग सेल होते हैं उनका अलग अलग वर्क होता है। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। सेल्स का काम अलग अलग होता है। जैसे कुछ सेल होते हैं जो कि हमारी बॉडी को फंक्शन में लगाते हैं, काम करने में लगाते हैं। जैसे ब्लड सेल ब्लड को पंप करने में काम करता है। नर्व सेल माइंड को जो है इन्फॉर्मेशन देने में, माइंड का इन्फॉर्मेशन पूरी बॉडी के पहुंचाने में काम करता है। उसी तरीके से कुछ सेल हैं जो हमारी बॉडी को क्लियर करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। अ सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। और ये सभी छोटी छोटी चीज़ें मिल करके एक बेसिक यूनिट बनाती हैं जिसे सेल बोला जाता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फाउंड टू लिव हैव द सेम ऑर्गेनेल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन और इज व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो जो सेल्स हैं वो किन चीज़ों से मिल करके बनी हुई हैं। सभी सेल्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबका वर्क अलग अलग होता है, सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। एवरी सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद द एनवायरनमेंट एंड पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। लेट अस सी हाउ। सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये सभी सेल के पार्ट हैं जो सेल के अंदर होते हैं। इन सभी का काम अलग अलग होता है इनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो आइए नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि हमारा जो सेल होता है उसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, इन सभी का वर्क क्या क्या है इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।